इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपोर्टर लाइव में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। इस खास पेशकश के माध्यम से हमारे सभी संवाददाता आपको खबरों पर सटीक जानकारी देते हैं, वो भी ग्राउंड जीरो से। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं खबरों की। पहली खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है, जहां पर होटल में कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। यूपी के राजधानी लखनऊ में हत्या की सनसनीखेज वारदात घटी। युवती के साथ पहुंचे सिरफिरे युवक ने होटल कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी। बहरहाल पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और पड़ताल शुरू कर दी है। पूरा मामला राजधानी लखनऊ के चिन्हाट थाना क्षेत्र के विकल्प खंड स्थित होटल ईशान इनका है, जहां पर सिरफिरे युवक आकाश और होटल कर्मचारी दिवाकर यादव के साथ कहासुनी हो गई। कहासुनी के बाद दिवाकर महिला साथी के साथ चला गया, लेकिन कुछ ही देर बाद आकाश महिला के साथ होटल पहुंचा, जहां पर उसने दिवाकर यादव पर गोली चला दी। गोली लगने से दिवाकर यादव की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आकाश तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के पीछे आकाश और दिवाकर यादव के बीच युवती के सामने हुई कहासुनी को लेकर देखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस मामले में यह भी पड़ताल कर रही है कि आकाश और दिवाकर के बीच और कौन सा विवाद था। फिलहाल आकाश को गिरफ्तार कर उसे जेल भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। फिलहाल जिस तरह से वारदात हुई और बेअंदाज में आकाश तिवारी ने होटल कर्मचारी की हत्या की, इससे सनसनी भी फैली हुई है। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मुलाकात में क्या कुछ खास रहा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह की मुलाकात काफ़ी अहम बताई जा रही है। जिस तरीके से 31 महीने से मुलाकात नहीं हुई थी, तो उसकी नाराजगी भी बताई जा रही थी कि ब्रजभूषण शरण से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है नाराज चल रहे हैं। लेकिन उसके बाद कल देर रात जब मुख्यमंत्री के दफ्तर पहुंचे ब्रजभूषण शरण सिंह, उन्होंने कहा कि काफ़ी मुलाकात जो है काफ़ी अहम बताई जा रही है। और लगातार जिस तरीके से मुलाकात के कुछ दायरे भी निकल के आ रहे थे कि ब्रजभूषण शरण सिंह आखिरकार मुख्यमंत्री से मिले हैं, तो मुख्यमंत्री से मिलने के बाद उन्होंने मीडिया से रूबरू होकर कहा है कि मेरी मुलाकात काफ़ी अहम रही है। काफ़ी मुद्दों को लेकर चर्चा भी की गई थी। लगातार जो गम थे उन गम को भी इसमें शेयर किया गया है। बताया गया है कि ब्रजभूषण शरण ने कहा है कि मेरी जो है 56 साल से मुख्यमंत्री से दोस्ती है, लगातार मैं उनके टच में था। लेकिन जिस तरीके से मुझ पर आरोप लगाए गए थे दिल्ली से, तो उन आरोपों की वजह से मुख्यमंत्री से नहीं मुलाकात हुई थी। उस समय लगातार जो मुख्यमंत्री के प्रोग्राम ब्रजभूषण शरण सिंह के लगाए गए थे, तो उसमें जो है मुख्यमंत्री की जो सभाएं थी वो रद्द कर दी गई थी। लेकिन उसके बाद भी लगातार काफ़ी अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। उसके बाद उन्होंने जब बताया मीडिया के द्वारा, मीडिया के सामने आके उन्होंने कहा कि ये मुलाकात काफ़ी अहम बताई जा रही थी। लगातार जब देखा गया और लगातार उसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री से मिलने की तरीके से जो थी वो काफ़ी अहम बताई गई। लेकिन उसके बाद भी ब्रजभूषण शरण ने कहा है कि 31 महीने बाद मैं मुलाकात करने के लिए योगी आदित्यनाथ से आया हूँ। लेकिन उनके बाद जिस तरीके से उन्हें बुलाया है, तो ये काफ़ी अहम बताई जा रही है। और लगातार उन्होंने ये आरोप जो लगे थे उनके ऊपर दिल्ली से लगातार जब उन्होंने कहा था कि मैं उस समय जो है सांसद था, सांसद के रूप में थे, और लगातार जो आरोप थे वो आरोपों को लेते हुए और तमाम ऐसी चीज़ उनके सामने आई है, तो उसको देखते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री से इस चीज़ को लेकर भी जिक्र किया था। कैमरामैन महेश चौहान के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। खबर लखनऊ से है, जहां ऊर्जा मंत्री के सरकारी आवास पर बिजली कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। क्या कुछ मांगे हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अमान। निजीकरण को लेकर बिजली कर्मचारियों में भारी रोष नजर आ रहा है। बिजली कर्मचारी लगातार निजीकरण को लेकर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। पूर्व में भी कई बार कई बिजली संगठन इस पूरे मामले को लेकर सड़कों पर भी नजर आया है और इसका भरपूर विरोध प्रदर्शन भी किया है। फिलहाल जो निजीकरण को लेकर जो बिजली कर्मचारी हैं वो इस बार ऊर्जा मंत्री के आवास का घेराव किया है और वहां पे हाथों में तख्ती लिए
लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और बिजली कर्मचारियों का साफ तौर से कहना है कि जो निजीकरण है उसको खत्म किया जाए। वहीं निजीकरण को लेके ऊर्जा मंत्री मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे हैं और ऊर्जा मंत्री गो बैक के भी नारे लगा रहे हैं। वहीं बड़ी संख्या में जो बिजली कर्मचारी हैं वो ऊर्जा मंत्री के आवास का घेराव किए हैं और लगातार नारेबाजी भी कर रहे हैं। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ के हजरतगंज स्थित ऊर्जा मंत्री के आवास पे बड़ी संख्या में बिजली कर्मचारी पहुंचे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। लखनऊ से मोहम्मद अमान। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने स्कूल मर्जर के बाद सरकारी स्कूल की बच्चियों के रोते बिलखते बच्चियों का वीडियो डालकर सरकार पर निशाना साधा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। सुप्रीमो अखिलेश यादव ने स्कूल मर्जर के बाद बंद किए गए स्कूल के बाहर मासूम छात्रों के रोते बिलखते वीडियो वायरल किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने वीडियो वायरल करते हुए योगी सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि यह सरकार उत्कर्ष है। दरअसल यूपी में योगी सरकार ने स्कूल मर्जर स्कीम के तहत कई स्कूलों को बंद किया है। इसको लेकर यूपी भर से कई स्कूलों से कई दर्दनाक वीडियो और फोटो सामने आए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक ऐसा वीडियो वायरल किया है जिसमें मासूम छात्र और छात्राएं स्कूल के बाहर रो रहे हैं। यह भावुक वीडियो वायरल कर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। कहा है कि जिन लोगों ने बच्चों की आंखों में आंसू दिए हैं वह खुदगर्ज हैं और वह अपने लिए ही जीते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए यह भी कहने की कोशिश की है कि सरकार को अपने से मतलब है, छात्र छात्राओं से कोई मतलब नहीं है। फिलहाल जिस तरीके से सपा प्रमुख अखिलेश यादव स्कूल मर्जर को मामले को लेकर बीजेपी सरकार और योगी सरकार को घेरने का काम कर रहा है, इससे कहीं न कहीं सियासी पारा भी हाई हो चला है। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस लखनऊ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार राज्य के विकास के लिए विभागों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बैठक में क्या कुछ खास रहा, क्या कुछ उन्होंने निर्णय लिए, इस पर जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अभय गैंतुरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार विभागों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। विभागों के जो टारगेट हैं उन टारगेटों की प्रगति रिपोर्ट जानने का काम यहाँ पर कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि दिशा निर्देश जो दिए जा रहे हैं उन दिशा निर्देशों का धरातल पर पालन हो और यही विभाग विकास की योजनाओं को तेज गति से धरातल पर उतार सके। आज भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से 3-4 विभागों की समीक्षा बैठक यहाँ पर की गई। कुछ विभाग गेम चेंजर विभाग थे जिनकी तरफ से राज्य में विकास की योजनाओं को त्वरित गति से संचालित किया जाना है। ये योजनाएं युवा साथियों को जोड़ने वाली योजना कही जा सकती है, महिलाओं को सशक्त बनाने वाली योजना कही जा सकती है और जिस प्रकार से विभागों की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ताबड़तोड़ दिशा निर्देश दे रहे हैं, अधिकारियों पर एक्शन लेते नजर आ रहे हैं, तो ऐसे समझा जा सकता है कि लगातार उत्तराखंड राज्य विकास के पथ पर अग्रसर है और जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाहते हैं कि विभागों के सहयोग से विकास के काम तेज गति से हो, वो भी धरातल पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। और आने वाले समय में यही विभाग या विभाग की गेम चेंजर योजनाएं उत्तराखंड राज्य को विकास के पथ पर और आगे बढ़ाती हुई नजर आएगी। कैमरामैन अभय गैंतुरा, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा प्रदेश में चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन के तहत एक कॉलोनी में छापेमारी कर हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो महिलाएं और बच्चों के साथ ठगी में शामिल थे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता हितेश त्यागी। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कालनेमी जोरों शोरों से चल रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सभी आला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इसमें तेजी से कार्रवाई की जाए, लिहाजा इसके पूरे प्रदेश के अंदर हजारों की संख्या में ऐसे कालनेमियों की धरपकड़ की गई है जिनसे बड़े खुलासे हो सकते हैं। ऐसे में अगर हम राजधानी देहरादून की बात करें तो यहाँ पर भी धरपकड़ कालनेमियों की जोरों शोरों से चल रही है, गिरफ्तार किए जा रहे हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है, जिसमें बड़े पैमाने पर जो कालनेमी हैं, जो ठग हैं, वो अन्य राज्यों के बताए जा रहे हैं, कुछ बांग्लादेश के बताए जा रहे हैं। तो लिहाजा इसके जिस
तरह से ये ठग यहाँ पर महिलाओं को, बच्चों को अपना शिकार बनाते थे, उनको ठगने का काम करते थे, तो उसी लिहाज से पूरे प्रदेश के अंदर इस ऑपरेशन कालनेमी की तारीफ भी की जा रही है। तो वहीं पुलिस प्रशासन अब इस पूरे प्रकरण को लेकर बड़ा कानून बनाने की तैयारी में भी है। तो वहीं दूसरी अगर हम अखाड़ों की बात करें तो उत्तराखंड में अखाड़ों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ऑपरेशन कालनेमी की तारीफ भी की है। लिहाजा इसके जिस तरीके से यह सब चीजें चल रही है, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसमें और आला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इसमें जोरों शोरों से काम किया जाए और ज्यादा से ज्यादा जो ये कालनेमी है इनको गिरफ्तार किया जाए। कैमरा पर्सन हर सुनियाल के साथ हितेश त्यागी, इंडिया वॉइस, देहरादून। अब खबर जमशेदपुर जिले से है, जहां पर उर्दू के स्कूलों में उर्दू की किताबें नहीं मिल रही हैं और जिसपे अल्पसंख्यक आयोग ने नाराजगी जाहिर की है। क्या कुछ कहा आयोग ने, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अकबर। अल्पसंख्यक आयोग की एक अहम बैठक जमशेदपुर में हुई और उस बैठक में आयोग के अध्यक्ष ने काफी निराशा जताई। निराशा इस बात के लिए जताई कि उर्दू स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे या उर्दू स्कूल में किताबों को लेके काफी निराशा जताई। बताया जाता है कि उर्दू स्कूलों में उर्दू की किताब शिक्षा विभाग द्वारा नहीं दी जा रही है, जिससे छात्र को पढ़ने में काफी परेशानी हो रही है। बैठक में ये जब बात सामने आई कि आखिर क्यों नहीं उर्दू किताबें दी जाती है, तो विभाग के अधिकारी बताते हैं कि अगले महीना या अगले साल दे दिया जाएगा सभी बच्चों को। सवाल ये उठता है, आखिर अब तक उर्दू किताबें उर्दू स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को क्यों नहीं दिया गया? क्या वजह रही? क्या सरकार ने उर्दू किताबें नहीं दी विभाग को या नहीं देने के लिए कहा? लेकिन अध्यक्ष ने ये कहा कि सरकार मुहैया कराती है, लेकिन विभाग की लापरवाही है, जिसके वजह से उर्दू किताबें नहीं दी जाती है। काफी निराशा बैठक में अध्यक्ष को लगी और अध्यक्ष ने यह कहा कि जल्द इस बात की जानकारी सरकार को दी जाएगी और सरकार इस बात की फैसला लेगी कि आखिर कब तक बच्चों को उर्दू किताब दिया जाएगा। एक बड़ा सवाल यह भी था कि आखिर उर्दू स्कूल में शिक्षकों की कमी, आखिर शिक्षकों की कमी कैसे दूर होगी? तो विभाग के अध्यक्ष ने बताया कि जल्द इसकी कमी पूरी कर दी जाएगी। विभाग को आदेश दिया गया है रिक्त पदों को जल्दी से पूर्ति किया जाए ताकि शिक्षक की बहाली हो जाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर शिक्षक की बहाली या उर्दू में किताबें कब दी जाती है? कब उर्दू स्कूल में बच्चे पढ़ने वाले को किताब मिलेगा और शिक्षक की बहाली होगी? कब पूरी तरीका से शिक्षा ले पाएंगे? जमशेदपुर से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद अकबर। अब खबर लखनऊ से है, जहां निजी अस्पताल में 3 वर्षीय मासूम जियान की मौत के बाद परिवार के ने अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाए हैं। क्या कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ परिजनों का कह रहा है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अमान। राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से एक मासूम की जान चली गई। बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान उस मासूम की जान चली गई। थाना ठाकुरगंज क्षेत्र स्थित एक ऑक्सीजन हॉस्पिटल है, निजी हॉस्पिटल, जहां पे उसका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान ही डॉक्टरों ने बताया कि उसकी एक इंजेक्शन की जरूरत है, जो कि इंजेक्शन काफी महंगा है। परिजनों ने बताया कि इतनी कीमत हम नहीं बटोर पाएंगे। फिर परिजनों ने जैसे भी अरेंज किया, 40,000 रुपया अरेंज करने के बाद उन डॉक्टर्स को दिया। डॉक्टर ने जो 40,000 रुपये लेने के बाद उसको इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगते ही उसकी हालत काफी खराब हो गई, जिसके बाद उसको तत्काल रूप से आईसीयू में ले जाया गया और आईसीयू में ले आने के बाद परिजनों को बाहर ही रोक दिया गया। वहीं परिजनों का ये भी आरोप है कि हम लोग लगातार बच्चे की हालत पूछते रहे, उसकी तबीयत पूछते रहे, लेकिन जो डॉक्टर्स थे वो यही बात कह रहे थे कि आप बाहर रखिए, आप चिंता ना करिए, आप परेशान ना होइए। लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि सुबह उसकी मौत हो गई। अब खबर कानपुर देहात से है, जहां गोकश को 36 घंटे के अंदर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता गौरव। पुलिस को मिली सफलता, 36 घंटे में गौकश को मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। आपको बता दें पूरा मामला देवराहाट थाना क्षेत्र का है, जहां बीती 20 जुलाई को प्रेमपुर गांव में गौकशी की सूचना मिली थी, जिस पर देवराहाट पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा तो वहां से सभी गौकश फरार हो गए थे। पुलिस अधीक्षक ने निर्देशित किया था कि इन गौकशों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, जिसके लिए टीमें लगी हुई थी। वहीं मुखबिर की सूचना पर देवराहाट और भोगनीपुर पुलिस पहुंची तो रसूलपुर के पास से एक गौकश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया, तो वहीं 3 मौके से फरार हो गए और जवाबी कार्रवाई के दरमियान एक सिपाही भी घायल हुआ है। गौकश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला।
अब खबर बहराइच से है, जहां देर रात लगी आग से पूरी दुकान जलकर खाक हो गई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता महेश। शहर के घंटाघर के चौक बाजार में स्थित गिरीश सुपर सापी नाम की दुकान में बीती देर रात आग लग गई। इस आग में दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। आपको बता दें कि ये आग देर रात लगी थी और इस आग को बुझाने के लिए दमकल कर्मी देर रात से लगा के और सुबह तक प्रयास करते रहे, लेकिन आग फिर भी पूरी तरीके से नहीं बुझ पाई। आग ने बड़ा भयानक तांडव मचाया है। आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि दुकान के अंदर ही अंदर सारा सामान जलकर राख हो गया है। बताया जा रहा है कि इस दुकान में लगभग 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जिसका आकलन करने के लिए मौके पर लोग पहुंच चुके हैं और फायर ब्रिगेड की टीम अभी भी जो जली हुई दुकान है उसमें पानी डाल रही है कि कहीं से कोई भी चिंगारी फिर से विकराल रूप न ले ले। बहराइच से इंडिया वॉइस के लिए महेश चंद्र। अब खबर प्रयागराज से है, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव के लिए मतदान कल होना है और इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब। एशिया के सबसे बड़े बार इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का कल चुनाव हो रहा है। 28 अलग अलग जो सदस्यीय पद हैं उसके चुनाव होंगे, जिसमें मुख्य अध्यक्ष और सचिव पर कड़ी प्रतिस्पर्धा है। कई प्रत्याशी मैदान में हैं। सुबह 9 बजे से 5 बजे तक ये चुनाव होगा, जिसमें जो वोटर आईडी कार्ड है और ड्रेस है उस ड्रेस में ही आना होगा अधिवक्ताओं को वोटिंग के लिए, जिनके वोटर लिस्ट में नाम है, और उसके बाद उनको वोटिंग करने का अधिकार मिलेगा। बताया जा रहा है कि करीब 9000 से ज़्यादा वोटर्स हैं जो अपने मत का प्रयोग करेंगे हाईकोर्ट बार के इस चुनाव में। इस पूरी चुनाव प्रक्रिया को सीसीटीवी कैमरे की निगहबानी में कराया जाएगा। सारे इंतज़ाम कर लिए गए हैं। प्रत्याशी अंतिम चरण तक अपने लिए अधिवक्ताओं से वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। उनके अलग अलग वादे हैं। कल जब अधिवक्ता वोटिंग करेंगे तो किन जो प्रत्याशी हैं उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी जो डिमांड है क्या उस पर कितना असर होता है, ये चुनाव होने के बाद जब रिजल्ट आएंगे तो पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल जो चुनाव प्रक्रिया है कल सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक चलेगी, जिसमें अधिवक्ता अपने वोटों का इस्तेमाल करते हुए अपने चुनिंदा प्रत्याशियों को चयनित करेंगे। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। अब खबर कन्नौज से है, जहां अखिलेश यादव के करीबी पूर्व ब्लॉक प्रमुख रजनीकांत यादव पर हमला किया गया है। खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राम ऋषि। नेता रजनीकांत यादव के साथ मारपीट हो गई। आपको बता दें, कन्नौज सदर तहसील में पूर्व सपा नेता एवं पूर्व ब्लॉक प्रमुख रजनीकांत यादव के साथ सपा नेता ने मारपीट कर दी, जिसका वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। तरह तरह के लोग उस वीडियो पर टिप्पणी कर रहे हैं। हालांकि मारने की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। हालांकि जिसके साथ मारपीट हुई है वो बोलने से अभी इनकार कर रहे हैं। अपने सहयोगी सुमित शुक्ला के साथ राम ऋषि पांडे, इंडिया वॉइस। खबर कासगंज से है, जहां अज्ञात वाहन ने कंशला के चौकी प्रभारी को कुचला और जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अशोक। अज्ञात वाहन ने एसआई को रौंदा, मौके पर हुई मौत। आपको बता दें पूरा मामला कासगंज जनपद के सोरो कोतवाली क्षेत्र के कछला चौकी का है, जहां पे तैनात एसआई प्रहलाद सिंह, जो फिलहाल अभी कुछ महीने पहले ही तैनात हुए थे, वहीं सुबह वो नित्य प्रतिदिन की बात टहलने के लिए निकलते थे। आज सुबह जब वो टहलने निकले तभी पीछे से आ रहे किसी अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसके कारण वो दूर जाके नीचे खंदी में गिर गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। 3 घंटे बाद जब वो अपनी चौकी पे नहीं पहुंचे तो चौकी पे तैनात सिपाहियों ने जब उनकी देखरेख की तो उनका जूता सड़क किनारे पड़ा मिला। तो जब झाड़ियों में जाकर देखा तो उनकी लाश पड़ी मिली। जैसे ही सूचना पुलिस प्रशासन को हुई तो मौके पर पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा व अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती व
कई थाने के फोर्स मौके पर पहुंचकर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा उस अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। कासगंज से इंडिया वॉइस के लिए अशोक शर्मा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।